नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं प्रतिमा सिंह। आज हम 107th प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और आज से हम मैराथन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और प्लस हम एनसीईआरटी का भी सिलेबस आपका लेके चल रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, तो वो पूरी एनसीईआरटी का एनालिसिस करके वो जो फैक्ट, वो पॉइंट आपके सामने लाए जाएंगे। तो उसका एक वीडियो आज मैंने अपलोड किया है, क्योंकि एनसीईआरटी हम नहीं छोड़ सकते हैं सक्सेस के लिए। अगर हम सोचें कि एनसीईआरटी छोड़ के बाकी चीज़ें पढ़ लें तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज से हमने वो सीरीज़ भी स्टार्ट करती है, प्लस मैराथन सीरीज़ भी ले रही हूँ। और बाकी प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट लगी हुई है, डेली कोर्स जो डेली की प्रैक्टिस है उसकी भी, और कोर्स वीडियोज़ की, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी प्लेलिस्ट वहाँ लगी हुई है। साथ में टेलीग्राम लिंक दिया गया है और इस टेलीग्राम पोल पाथ के नाम से ही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स आपको वहीं से मिलेंगे, जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उसके। जैसे एनसीईआरटी के भी जो पॉइंट्स होंगे वो भी वहाँ पे मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ उठाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा इसमें लास्ट टाइम में ज़्यादा मेहनत करें और सफलता आपको मिले। तो इसलिए आपकी सफलता के लिए मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ ज़्यादा, ताकि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ, अच्छे क्वेश्चंस दे सकूँ, और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूटे ना। मेरी ओर से यही कोशिश रहेगी, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को भी आज से उठा लिया है। लेकिन आप लोगों को भी एक काम करना है कि मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। इतना सारा काम करने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता है, तब जाके मैं इतना कंटेंट आपको दे पाती हूँ। तो यदि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस ज़्यादा एनालिसिस तरीके से लाने में मुझे भी थोड़ा सा सहायता मिलेगी, यानी कि मोटिवेशन मिलेगा। आप सबको पता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन फ्यूल का काम करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने प्लेटो को आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है। तो आज का टॉपिक हमारा प्लेटो है। प्लेटो होंगे प्लस मिक्स क्वेश्चंस होंगे, दोनों हैं। प्लेटो भी होगा, इसमें प्लेटो से संबंधित होंगे, और प्लस क्या होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हमने डाले हैं इसमें, तो वो भी होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आज के मैराथन में होंगी। तो चलिए देखते हैं कि किस राज्य ने प्लेटो को आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निमंत्रण दिया। एथेंस ने, स्पार्टा ने, सिसिली ने, या उपर्युक्त कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिसिली, क्योंकि सिसिली की राजधानी जो सिराक्यूज थी उसका शासक जो था डायनोसियस। सिसिली की राजधानी कौन थी? सिराक्यूज थी। सिराक्यूज थी। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, काफ़ी मोटा है ये। तो सिराक्यूज थी, सिसिली की राजधानी सिराक्यूज थी। इसका शासक क्या था? डायनोसियस इसका शासक था। इसी ने जो है प्लेटो को निमंत्रण दिया था कि आइए आप आदर्श राज्य की स्थापना कीजिए हमारे यहाँ आकर के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब की? 387 ईसा पूर्व, या 388 ईसा पूर्व, या 347 ईसा पूर्व, या 354 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा, 387 ईसा पूर्व इन्होंने जो है अकादमी की जो है स्थापना की थी। इसका नाम भी अकादमी था। इनकी जो ये यूनिवर्सिटी आज के समय में कहते हैं कि ये यूरोप की प्रथम यूनिवर्सिटी थी। तो अकादमी, इसका नाम क्या था? अकादमी था। और पूरा जो सुकरात की मृत्यु के बाद ये भटकते रहे देश जगह जगह। उसके बाद विदेश यात्राओं के पश्चात पुनः जो ये एथेंस में आते हैं और अकादमी की स्थापना करते हैं। ये जो है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, और इसमें क्या है, राजनीति, कानून एवं दर्शन की शिक्षा के लिए विख्यात था। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। यह कथन किसने कहा? अरस्तु ने, हर्नसा ने, या रूसो ने, या फिर
हेगल ने। किसने कहा? तो ये हर्नसा द्वारा कहा गया है। ये कहते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। हो सकता है कि तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन इन दोनों के विचारों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं था। ये पूरा सेंटेंस है जिसको यहाँ शॉर्ट में दिया गया है, देखेंगे हम। तो यहाँ पर हर्नसा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं तो थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, तो जो आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। रिपब्लिक का उद्देश्य था क्या था? सुकरात के हत्यारों को दंड देना, आदर्श राज्य की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना या गणतंत्र की स्थापना। तो रिपब्लिक जो है इनकी पुस्तक थी, रिपब्लिक से ही इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। लिखा तो इन्होंने बहुत स्टेटमेंट, लॉज और बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा, लेकिन इनको जो है प्रसिद्धि किससे मिलती है? रिपब्लिक से ही इनको प्रसिद्धि मिलती है। और इसका रिपब्लिक का उद्देश्य क्या था? कि आदर्श राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, आदर्श राज्य की स्थापना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित और दर्शन के बारे में उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसमें गणित और दर्शन के बारे में लिखा हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से पहले कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे? परंपरावादी, उग्रवादी, उदारवादी या ये सभी? तो कौन कौन से न्याय जो है, जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत था उससे पहले कौन कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलित थे? आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है एक तो परंपरावादी सिद्धांत था, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत था और तीसरा उदारवादी सिद्धांत था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, सभी। देख लेते हैं परंपरावादी सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? सेफेल्स थे, सेफेल्स थे। और तो सेफेल्स, पॉलीमार्कस इसके थे। और जो उग्रवादी था इसके थ्रेसीमेकस थे। उग्रवादी के कौन थे? थ्रेसीमेकस थे। इन्होंने ही कहा था शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये फेमस कथन है थ्रेसीमेकस का, और ये उग्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उदारवादी सिद्धांत में ग्लाइकान आ जाते हैं, ग्लाइकान ये जो है इसके प्रवर्तक हैं, ग्लाइकान। तो ये तीन जो है सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांत, न्याय सिद्धांत के पहले प्रचलन में थे, जिसके एक के प्रवर्तक सेफेल्स थे, पॉलीमार्कस, और दूसरे थे थ्रेसीमेकस, तीसरे यानी कि उदारवादी के थे ग्लाइकान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, 2 वर्ग में, 3 वर्ग में। तो प्लेटो ने जो है समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? शासक वर्ग और दूसरा क्या है? पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादक वर्ग। और ये जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है इसको इन्होंने अभिभावक बोला है, और इसी में इन्हीं दोनों में इन्होंने क्या है? साम्यवाद की स्थापना की है। साम्यवाद की स्थापना की है। और साम्यवाद किस किस में? परिवार एवं संपत्ति में, परिवार और संपत्ति, इन दोनों क्षेत्रों में जो है साम्यवाद की स्थापना की है। ये बहुत ही एक प्रकार से अनोखा इनका विचार था, लेकिन इन्होंने जो है एक आदर्श राज्य स्थापना करने के लिए ये अनोखे विचार का इन्होंने प्रतिपादन किया कि मतलब परिवार साम्यवादी होंगे, जो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग होंगे, उनका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। जो स्त्री या पुरुष होंगे वो सभी एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। उनके बच्चे मतलब जो होंगे उनका राज्य पालन पोषण करेगा, किसी को भी ये नहीं पता होगा कौन किसका बच्चा है। तो परिवार में साम्यवाद, यानी कि किसी का निजी परिवार नहीं होगा, जो होगा सब सार्वजनिक होगा, सभी का होगा। इसी तरह संपत्ति में भी वो उनके खर्चे वगैरह सारा राज्य वहन करेगा, उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। और उत्पादक वर्ग को इस जो है साम्यवाद की जो व्यवस्था थी इससे बाहर रखा, उत्पादक वर्ग को इससे बाहर रखा था। चलिए हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे है, प्लेटो के अनुसार मानव में कौन से गुण होते हैं? तो कौन से गुण होते हैं? विवेक, साहस, वासना, विवेक, बुद्धि, धैर्य, साहस, लालच, धैर्य, दूरदृष्टि, धैर्य, आत्मविश्वास। तो इसमें जो है विवेक, साहस, वासना, ये 3 गुण होते हैं और इन तीनों का जो है सामंजस्य होना चाहिए, तभी समाज एक अच्छा समाज बनता है। विवेक से क्या है, अगर विवेक है उससे अच्छे शासक का मतलब, अच्छे शासक में क्या है, विवेक के गुण होते हैं। साहस जो है सैनिक का गुण है और वासना क्या है, जो उत्पादक वर्ग है उसका गुण है। और इन तीनों के सामंजस्य ही एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी, एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। तो ये 3 गुण जो हैं बताते हैं प्लेटो। आगे देखेंगे, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? लॉज ने, स्टेटमेंट, रिपब्लिक या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है इन्होंने? ऑप्शन ए लॉज में दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक से इनको प्रसिद्धि मिली है। स्टेटमेंट और लॉज जो इनकी दोनों पुस्तकें हैं, ये इनके जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी गई हैं। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते देखते भूल जाते हैं लाइक करना, क्योंकि मैं मानती हूँ आपके लिए जो है अभी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको याद दिला रही हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में सर्वोच्च स्थान पर है कानून, न्याय, लोकतंत्र व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचारों में न्याय सर्वोच्च स्थान पर है। न्याय को रिपब्लिक का आधार माना है। रिपब्लिक का शीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है, अर्थात न्याय से संबंधित। तो कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित इसका शीर्षक ही है। और प्लेटो की न्याय की स्थापना के पूर्व न्याय जो है के 3 सिद्धांत प्रचलित थे, जो अभी अभी हमने बात की थी। कौन से? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। तो ये सभी जो है इनके न्याय से संबंधित बातें हो गई। और इनके न्याय के संबंध में एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बार बार आती है, ये हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम थ्योरी को भी लेकर चलेंगे। तो जो है प्लेटो क्या करते हैं, जो परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, इन तीनों का खंडन कर देते हैं और अपने न्याय का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करते हैं। और कहते हैं कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य की स्थापना करें, यही न्याय है। यानी कि सभी अपने अपने जो है कर्तव्यों को पालन करते हुए सामंजस्य की स्थापना करें, यही जो है न्याय है। तो ये इनके न्याय का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी से में से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर से नहीं आएंगे। 3 न्याय थे, परंपरावादी, उग्रवादी, उदारवादी। और जो है न्याय जो है इनकी रिपब्लिक का शीर्षक ही जो है क्या था, न्याय था, कंसर्निंग जस्टिस, इसी से संबंधित था। और ये सामंजस्य, सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सामंजस्य रखें, यही न्याय है। तो ये इनके न्याय से संबंधित विचार हो गए। आगे देखेंगे, प्लेटो का साम्यवाद किन वर्गों पर लागू होता है? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ए एवं बी। तो ए एवं बी, डी ऑप्शन सही होगा। अभी हमने बताया था शासक और सैनिक वर्ग पर जो है साम्यवाद लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं लागू होता है। और साम्यवाद की स्थापना जो है इसको क्या बोलेंगे? अभिभावक या संरक्षक वर्ग बोलेंगे। अभिभावक या संरक्षक वर्ग, इन दोनों को बोलते हैं। और इन्हीं पर साम्यवाद की जो है लागू किया गया था। और साम्यवाद की स्थापना परिवार और संपत्ति पर की गई थी, ये हमने बात कर ही लिया। इसके उद्देश्य क्या थे? साम्यवाद के उद्देश्य देख लेते हैं। साम्यवाद के अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? लालच नहीं होगी, जो सैनिक और राजा होगा लालच नहीं होगा इनमें। भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और आदर्श राजा बनेगा, यहाँ से आदर्श राजा बन कर के निकलेगा। तो आदर्श राज बनेगा, आदर्श राजा होगा और आदर्श राज भी बनेगा। तो ये जो है
इसके मोटिव थे, उद्देश्य थे किसके, साम्यवाद के, और जो अभिभावक वर्ग और संरक्षक वर्ग पर लागू किया गया था। उत्पादक वर्ग इससे बाहर था, ये इसमें नहीं था। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, प्लेटो की साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो उद्देश्य हमने आई थिंक पहले ही आपका वो क्वेश्चन कवर कर लिया। तो साम्यवाद किन वर्गों पर, तो अभिभावक और संरक्षक यानी कि सैनिक और शासन वर्ग पर लागू होता था, और उद्देश्य हमने पहले ही बता दिए, लालच नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, आदर्श राज बनेगा। तो उद्देश्य क्या था, तो भ्रष्टाचार मिटाना, हस्तियों को मुक्त करना, या कर्तव्यपरायणता, या उपयुक्त सभी। तो इनका जो है कर्तव्यपरायणता और लालच से मुक्त करना, लालच ये हो जाएगा, यहाँ पर लालच हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी तीनों हो जाएंगे, यानी कि भ्रष्टाचार मिटाना था, कर्तव्यपरायणता था, और लालच से मुक्त करना था, और क्या था, आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना। ये सभी जो है उद्देश्य थे किसके, जो ये साम्यवाद की स्थापना के ये सभी उद्देश्य थे, कि भ्रष्टाचार नहीं होगा और अधिकारी जो है लालची नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। किसने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था, कार्ल पॉपर ने, वाहन ने, हरनाशा ने, या नेपार्ट ने। किसने कहा था, तो कार्ल पॉपर ने ये बात कही थी कि इसको जो है प्रथम फांसीवादी विचारक किसने बोला था, कार्ल पॉपर ने बोला था। मैक्सी बोलते हैं कि यदि आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। और नेपार्ट क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद बोला है नेपार्ट ने। तो ये सारी बातें जो है इनके साम्यवादी प्रवृत्ति पर की गई हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो कार्ल पॉपर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है, यह कथन किसने कहा, वाहन ने, अरस्तु ने, सेवाइन ने, मैक्सी ने। तो ये कथन जो है अरस्तु ने कहा है। अरस्तु इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो पुत्र होंगे उनको पिता, जो साम्यवाद की जो व्यवस्था होगी, साम्यवादी व्यवस्था होगी परिवार में, उसमें जो पुत्र या पुत्री उनके बच्चे पैदा होंगे उनको माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा। और तो इस पर अरस्तु कहते हैं कि मतलब उनके साथ बड़ा एक विचित्र सा व्यवहार होगा, कि उनका कोई माता पिता ही नहीं होगा, उनको कहाँ से संस्कार मिलेंगे, कहाँ से वो लगाव मिलेगा, कहाँ से वो प्रेम मिलेगा जो कि एक परिवार में मिलता है, वो सब चीज़ों से बच्चा वंचित रहेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है दूर का जो है रिश्तेदार बन जाए, निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट कुछ संस्कार, कुछ प्रेम, तो कुछ लगाव तो रहेगा। तो इसलिए अरस्तु जो है ऐसा बोलते हैं, यानी कि अरस्तु ने जो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था थी परिवार और संपत्ति के बारे में, उसको जम के उसका विरोध किया अरस्तु ने। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखेंगे अगला, जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल का अधिक मात्रा मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित या रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। यह कथन किसका था, तो यह कथन भी अरस्तु का था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो साम्यवादी पुत्र के बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखेंगे, प्लेटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन का समर्थन किया है, स्टेटमेंट में, लॉज में, रिपब्लिक में, या कोई नहीं। तो इन्होंने लॉज में जो है कानून के शासन का समर्थन किया है, जबकि ये जो स्टार्टिंग में कानून के शासन का विरोध करते थे, क्योंकि इसी कानून ने जो है इनके गुरु सुकरात को विष पीने पर मजबूर किया था। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं बल्कि लोगों को कर्तव्यों में सीमित रखने की भावना है। किसने कहा है, बार्कर, अरस्तु, कार्ल पॉपर, या सेवाइन। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये सेंटेंस जो है बार्कर के द्वारा बोला गया है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक था और रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। कार्ल पॉपर, मैक्सी, अरस्तु, नेपार्ट। ये किसने कहा कि प्लेटो स्वयं एक जो है
दार्शनिक था और रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। तो ये भी कार्ल पॉपर द्वारा कहा गया है। ये सेंटेंस याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैंने जो प्लेटो से संबंधित इम्पोर्टेंट सेंटेंस थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो इनको बार बार करके इनको किसी स्टोरी से या किसी कीवर्ड से रिलेट करके जो राजनीति नाम हैं, आलोचक या जो भी हैं राजनीतिक के नाम हैं और जो सेंटेंस हैं इनको जो है रिलेट कर देना, ताकि कभी भूलो ही मत। कार्ल पॉपर, ऐसे कुछ वीडियोज़ हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं, अभी उनका टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, मैंने किसी न किसी चीज़ से, किसी कहानी से, किसी कीवर्ड से इसको लिंक कर दिया है। तो वो जब भी सेंटेंस सामने आता है तो वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं माइंड में। तो आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिए, कुछ भी उल्टा पुल्टा, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें लॉजिक हो, इलॉजिकल भी हो सकता है, बस रिलेट करना होना चाहिए। रिलेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे, जब तक राजकुमारों और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती तब तक राज्य बुराई से मुक्त नहीं हो सकता। किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, या कांट ने कहा है, या हेगल ने कहा है? तो ये जो है प्लेटो द्वारा कहा गया है। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे हर बीमारी के लिए योग चिकित्सक की तलाश होती है और जूता के लिए, जूता चप्पल सिलने के लिए मोची की तलाश होती है, उसी प्रकार राज्य जो है, बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक कैसे काम चला सकते हैं, यानी कि शासक भी परम ज्ञानी होना चाहिए। इसी बात पर जो है ये कहते हैं कि राजकुमार राजाओं में दर्शन की भावना आ जाती है तब तक जो है राज्य बुराई से मुक्त नहीं हो सकता है, यानी कि दर्शन की भावना उनमें आना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। बीमार होने पर चिकित्सक की तलाश करते हैं तो बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक उचित नहीं हो सकता। ये फिर हमने पहले से ही आपको बता दिया है। किसने कहा है? प्लेटो, ग्रीन, अरस्तू या हेगल ने? तो ये प्लेटो में कहा है, अभी अभी हमने बात की है इसके बारे में। अगला देखेंगे, कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। किसने कहा है? अरस्तू ने, मैक्सी ने, नेपार्ट ने या प्लेटो ने? तो ये बात भी प्लेटो ने कही है कि कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। ये प्लेटो द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और इस बात को इन्होंने जो अपनी पुस्तक लॉज में इसका समर्थन किया है, कानून का समर्थन किया है। उससे पहले ये कानून के विरोध में थे, क्योंकि इसी कानून की वजह से जो है सुकरात को जो है विष का पान करना पड़ा था। तो प्लेटो ने क्या है, जब लॉज पुस्तक में इन्होंने कानून का समर्थन किया है तब जो है इन्होंने ये कथन उसी में कहा है। और प्लेटो की दूसरी बातें कर लें, ये मानते हैं कि राज्य के बारे में विचार देख लेते हैं। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, व्यक्ति का बृहद रूप है, ये मानते हैं। इनका एक सेंटेंस और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माण वृक्षों एवं चट्टानों से नहीं बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। जब व्यक्ति की आत्मा बृहद रूप में प्रकट होती है तब राज्य का रूप धारण कर लेती है। तो ये बात जो है यही इसी से निकलता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है सेंटेंस। तो वो भी कभी पूछ लेता है और ये भी छोटा सा सेंटेंस भी पूछ लेता है। आगे देखेंगे हम। अगला है, निम्न में किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, मार्क्स ने कहा है या बोधा ने कहा है? तो इसको कहने वाले अरस्तू महोदय हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान अरस्तू ने ही माना है। अरस्तू ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या की संज्ञा दी है, क्योंकि इसका सरोकार मानव जीवन के साध्य से है, जबकि अन्य सब विज्ञान इसके लिए केवल उपयुक्त साधन प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को नियमित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को वश में करना सीखते हैं। अन्य सब विज्ञान जो हैं मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने का साधन मात्र हैं। और राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र उसके परम साध्य को निर्धारित करता है, ऐसा इनका मानना है। इसी ने इसलिए जो है इसको सर्वोच्च विज्ञान बोला है। किसने? अरस्तू ने इसको सर्वोच्च विज्ञान बोला है। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे ही प्लेटो अरस्तू से हम निकलेंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी रखे हैं, तो लाइक करते रहिए और इसको जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो ने किस पुस्तक में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? किस में किया है? रिपब्लिक में, द लॉज में, स्टेटमेंट में या पॉलिटिक्स में?
तो मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख इन्होंने द लॉज में किया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने कौन सी, द लॉज में ही इन्होंने कानून को मतलब स्वीकार किया था, कानून के शासन को समर्थन दिया था, और द लॉज ही है जिसमें प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। इन्होंने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, वहीं लॉज में क्या किया है कि अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी राज्य जो कि उप आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा जाता है जिसको, उसका वर्णन किया है जो विधि द्वारा संचालित होगा। तो अभी भी हमने बात की कि कानून का भी इसमें समर्थन किया था और मिश्रित संविधान का भी इसमें उल्लेख किया था। तो द लॉज इसमें जो है यथार्थवादी ये बन गए थे, आदर्शवाद से निकल करके यथार्थवादी बन गए थे, और उपराज्य या अर्ध आदर्श राज्य की स्थापना इसमें इन्होंने बात की है, उपराज्य। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोमाचूस किस राजा का दरबारी था? अमीनदास थर्ड इस तरह कर लीजिए, चाहे उस तरह कर लीजिए, या अलेक्जेंडर, या सिराक्यूज यहाँ लिख लेते हैं सिराक्यूज, या जोनोक्रेट्स, किसका जो है दरबारी था? तो ये निकोमाचूस, पहले ये देख लीजिए कौन थे। ये DSSB PGT का क्वेश्चन है, DSSB। ये सभी क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं जो मैं लेकर के आ रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ। DSSB PGT में ये पूछा गया है। PGT में कब पूछा गया है? 21 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन मैं बताना भूल जाती हूँ, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं सारे सभी, और वही पूछे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो वो मैं लेकर के आती हूँ। तो निकोमाचूस कौन थे? सबसे पहले ये जान लेते हैं। निकोमाचूस जो है अरस्तु के पिता थे। कौन थे? अरस्तु के पिता थे ये निकोमाचूस, ठीक है। और वे मैसिडोनिया के शासक जो अमीनदास थर्ड के दरबार में दरबारी चिकित्सक थे। तो ये अमीनदास थर्ड ये मैसिडोनिया का जो है शासक था, और इसी के दरबार में ये चिकित्सक थे। तभी जो है ये अरस्तु को ये जो है बायोलॉजी में इनको जो है पढ़ाया गया था, और इनके ज़्यादा उम्मीद यही की गई थी कि ये एक डॉक्टर बनेंगे, यानी कि एक चिकित्सक बनेंगे। लेकिन बाद में इनका जो है ये क्या चेंज हो जाता है, इनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और ये दार्शनिक बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, अमीनदास थर्ड। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा आदमी एक राजनीतिक जानवर है? किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, चाणक्य ने कहा है, सुकरात ने कहा है, या अरस्तु ने कहा है? तो ये स्टेटमेंट भी अरस्तु के द्वारा दिया गया है कि जो है व्यक्ति एक राजनीतिक जानवर है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानते हैं और उसे व्यक्ति का पूर्वगामी बताते हैं। अरस्तु आगे कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। तो ये बोलते हैं, और पूर्वगामी या राज्य से पूर्व, व्यक्ति को राज्य का पूर्वगामी या व्यक्ति को राज्य से पूर्व मानते हैं, पूर्व। तो ये दोनों कीवर्ड हैं। अरस्तु क्या है? पूर्व। राज्य का जब भी आए तो अरस्तु व्यक्ति को राज्य से पूर्व मानते हैं, और प्लेटो व्यक्ति को राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स याद कर लेंगे तो ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्ति की चेतना और विवेक के विकास में विश्वास रखता है, और यही कारण है कि व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकारों का उद्देश्य या सिद्धांत जो आदर्शवादी सिद्धांत है नैतिक विकास करना मानता है। अधिकारों का स्रोत क्या है? समाज है, और जो ये स्रोत है समाज है, इस जो
अधिकारों का स्रोत समाज है और इस जो अधिकार हैं समाज से जो दिए जाते हैं उनको मान्यता कौन देता है? वो राज्य देता है। तो ये मानता है कि वे ही अधिकार शेषकर हैं जो समाज से स्वीकृत हैं और राज्य द्वारा अधिकृत हैं। और हीगल मानते हैं कि राज्य का आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता और राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं? रूसो, बेंटले, ब्रेंडले, ग्रीन, ये सब आदर्शवादी अधिकारों के समर्थक हैं। तो कौन कौन से हैं? रूसो, बेंटले, देख लेते हैं, रूसो, बेंटले, ब्रेंडले और ग्रीन। तो ये सारे जो हैं आदर्शवादी अधिकारों के समर्थक हैं, आदर्शवादी अधिकारों के समर्थक हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समानता का अधिकार, समानता का सर्वोत्तम अर्थ है क्या है? व्यवहार की पहचान, पारिश्रमिक की समानता, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, नियमों का पालन। तो जो व्यवहार की पहचान है यानी कि व्यवहार की समानता, इसको दूसरे वर्डों में व्यवहार की समानता कह सकते हैं। और व्यवहार की पहचान यहाँ पर दिया गया है तो यहीं पर आपको टिक करना है। अब ये आपको समझाते हैं कि व्यवहार की पहचान कैसे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। समानता का अर्थ जो है अगर व्यापक अर्थों में देखें तो समानता का दार्शनिक अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ किए जाने वाले व्यवहार में समानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान मानते हुए व्यवहार करना और एक समान अवसर उपलब्ध कराना, ये समानता का जो है अर्थ हुआ। और प्रक्रियात्मक अर्थों में समानता के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नियमों की समानता को रखा जाता है, यानी कि जो नियम हो वो समान हो सभी के लिए। अतः समानता सर्वोत्तम रूप से व्यवहार की पहचान यानी कि आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तो जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही ये हो गया आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इसी से संबंधित है। और तो यहाँ पर जो है व्यवहार की पहचान, क्योंकि व्यवहार की समानता तो बहुत ही सिंपल है, हर कोई पकड़ लेगा, लेकिन व्यवहार की पहचान आ गया तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, व्यवहार की पहचान यानी कि आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इस पर आपको टिक करना है अगर व्यवहार की समानता ऑप्शन नहीं है तो। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ से जो है नंबर 1 जो फिर से हमने शुरू किया है एक नया पीडीएफ, ये मिक्स क्वेश्चंस का है। तो अभी जो है टॉपिक आधारित नहीं है, अब मिक्स क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं हमारे और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं हमने। तो सेशन को लाइक करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर भी कर दीजिए, सभी का हित होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा आपको मिल रहा है तो दूसरों में बांटना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एन मैकियावली तथा एफ हीगल के लिए राज्य बल पर आधारित है। जे.एस. मिल तथा टी.एच. ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार थी। मार्क्स के अनुसार जो है राज्य क्या है? शोषण का साधन है। गांधी दर्शन के अनुसार धनिक वर्ग को अपने संसाधनों का सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना, यानी कि इन्होंने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत दिया था। तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जो मिल महोदय हैं ये लॉक का जो है राज्य सहमति वाला राज्य है। मिल का क्या विश्वास था कि राज्य जो है स्वार्थ का नहीं मानव इच्छा का परिणाम है। तो यहाँ जे.एस. मिल के बारे में जो दी गई है सहमति का आधार, ये जो है नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सही है। और अगर हम टी.एच. ग्रीन की बात करें तो ग्रीन का मानना है कि ग्रीन ने जो है राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया है। उसने कहा है कि राज्य स्वयं नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि नैतिक जीवन के लिए जो है नैतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक शर्त है। तो ये ग्रीन और जो है मिल, इनके विचार थोड़ा सा अलग हैं। सहमति का राज्य जो है, सहमति वाला राज्य है, किससे? लॉक से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपके ऑप्शन जो है यही सही ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोग पढ़ने में इतना खो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है कि लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन चलिए पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन साथ में लाइक भी करते रहिए।
न्याय का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे को तैसा, कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना जिससे जुर्म रुके, अपराधी को सुधारा जाना, या अपराधी के साथ नरमी से बर्ताव किया जाना। तो न्याय का निवारक सिद्धांत, कल के सेशन में भी हमने इस सिद्धांतों के बारे में बात की थी और चारों सिद्धांत जो हैं हमने बताए थे। कौन से? प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत, सुधारात्मक दंड सिद्धांत, निरोधात्मक दंड सिद्धांत और निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत हमने बताए थे। तो प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत इसमें जो प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा जितना अपराधी ने अपराध किया उतना दंड दे दो। सुधारात्मक में उसकी मानसिक विकृति मानते हुए उसको उतना दंड दो जितने में कि उसमें सुधार आ सके। निरोधात्मक है कि दंड का उद्देश्य है कि जो है अपराधी अक्षम हो जाए, अयोग्य बन जाए, अपराध कर ही न सके और दूसरे भी भयभीत हो जाएं उसकी सज़ा को देख करके। और निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत क्या है कि दंड ऐसा होना चाहिए कि अन्यों के लिए उदाहरण उपस्थित हो सके, तो अन्य लोग दंड से इतना भयभीत हो जाएं कि वो फिर अपराध ना करें। तो यहाँ जो निवारक दंड सिद्धांत है, तो निवारक दंड सिद्धांत के तहत अपराधी को इतनी सज़ा दे दी जाती है कि वह दोबारा अपराध करने में अक्षम हो जाता है और साथ ही साथ दूसरे दंड देखकर जो है भयभीत हो जाते हैं, अपराध करने के लिए वो जो है नहीं सोचते हैं। तो ये जो है ऑप्शन जो है कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना जिससे जुर्म रुके, ये जो है न्याय का निवारक सिद्धांत से संबंधित ऑप्शन बी जो है सही है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसने यह परिभाषा दी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? बेनितो मुसोलिनी, मैक्स वेबर, थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली। तो ये जो है मैक्स वेबर द्वारा ये बात कही गई है। जर्मन उदारवादी समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने मार्क्स के आर्थिक नियतवाद का खंडन करते हुए राज्य शक्ति की जो स्वायत्तता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वेबर ने 20वीं शताब्दी में जो 20वीं शताब्दी का आरंभ था उसमें ये तर्क दिया था कि राज्य के पास अपने शक्तिशाली संसाधन होते हैं, उसे विधि सम्मत बल प्रयोग का ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो निजी हितों की पहुंच से बाहर है। तो ये बात जो है मैक्स वेबर द्वारा कही गई थी। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो किसने किया? क्रोपोटकिन ने किया, रॉबर्ट ओवन ने किया, मार्क्स ने किया या बेंथम ने किया? तो जो समाजवाद शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जो है रॉबर्ट ओवन ने किया। कैसे किया? क्योंकि जो मार्क्स से पहले समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया जाता था और इसमें क्या होता था कि यथार्थवादी और कटु सत्य को भूल कर कल्पना की गई थी कि हर व्यक्ति का जो है समाज कैसा होगा, क्षमता और संसाधनों का समान वितरण होगा सभी के बीच में। इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, धरातल पर कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इसके प्रमुख विचारक कौन कौन थे? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूरियर, प्रूदो। तो ओवन थे और फ्यूरियर और प्रूदो, ये सभी इसके जो है प्रमुख विचारक थे। ठीक है, और रॉबर्ट ओवन ने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। जो क्रोपोटकिन थे, क्रोपोटकिन थे और वाकुनिन और कौन थे? वाकुनिन, जॉर्ज सोरेल, गांधी, ये सभी जो अराजकतावादी थे। और बेंथम, जे.एस. मिल जो क्या थे? ये जो है उपयोगितावादी थे। बेंथम और मिल उपयोगितावादी थे, ये सभी उपयोगितावादी थे। और क्रोपोटकिन, बाकुनिन, जॉर्ज सोरेल, गांधी, ये सभी क्या थे? ये अराजकतावादी थे, अराजकतावादी थे। ठीक है, मार्क्स जो है इन्होंने जो है पहली बार वैज्ञानिक समाजवाद का जो है सिद्धांत दिया और जो है समाजवाद को जो है कैसे धरातल पर लाया जाए उसके बारे में बताया और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाए। रॉबर्ट ओवन काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। रॉबर्ट ओवन किसके? काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। तो आधुनिक व्यक्तिवाद की बात हो रही, जबकि जो शास्त्रीय व्यक्तिवाद था इसकी मुख्य मांग व्यक्ति की स्वतंत्रता थी और अधिकारों की रक्षा
थी, उसके अधिकारों की रक्षा थी। और व्यक्तिगत के इस स्वरूप में यानी कि शास्त्रीय में जो शास्त्रीय स्वरूप था व्यक्तिवाद का, इसमें जो है इसकी बहुत आलोचना की गई। और इसके बाद क्या हुआ कि जो है कुछ ये राजनीतिक आए आधुनिक व्यक्तिवादियों में, जो कि आधुनिक व्यक्तिवादी कहलाए। और इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जो ये समूह के लिए बात की, यानी कि समूह को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। तो ये आधुनिक व्यक्तिवादियों में कौन कौन है? डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स, ये सभी विचारक जो है आते हैं। तो आधुनिक व्यक्तिवाद जो है समूह के लिए मांग करता है, समूह के हित की बात करता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स इसके जो है समर्थक हैं। डेविड ईस्टन, रॉल्स, ये सभी जो है इसके समर्थक हैं। देखेंगे हम जो है। और व्यक्ति के लिए जो है शास्त्रीय समाजवाद, यानी कि जो पुराना था सबसे पहला, वो शास्त्रीय समाजवाद नहीं, शास्त्रीय व्यक्तिवाद जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करता था। ठीक है, तो देख लिया हमने दोनों, इसमें देख लिया। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है किस पर? राष्ट्रवाद पर, संविधान पर, व्यक्तिवाद पर या समाजवाद पर? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है व्यक्तिवाद पर। कैसे आधारित है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है मेनली इसके कौन से विचारक हैं? आप सभी को पता है, हॉब्स, लॉक, रूसो। तीनों ने ही राज्य के गठन का आधार सामाजिक समझौते को बताया है। और अतीत की प्राकृतिक अवस्था में जब अव्यवस्था हुई तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने मिलकर एक सामूहिक समझौता किया, जिससे सभ्य समाज और राज्य का जन्म हुआ। क्योंकि यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक विवेकशील प्राणी के रूप में हुआ, अतः सामाजिक समझौते के सिद्धांत को व्यक्तिवाद पर आधारित माना गया है। तो ये देखिए इसका किस आधार पर इसको व्यक्तिवादी माना गया, यानी कि व्यक्तिवाद पर आधारित माना गया, वो भी हमने आपको बता दिया है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदारवाद का मूल सिद्धांत है। क्या है उदारवाद का मूल सिद्धांत? सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद? तो जो उदारवाद का मूल सिद्धांत है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उदारवाद के केंद्र में है। उदारवाद हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की वकालत करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। बंधनों का अभाव और मुक्त विकास इसका जो है उद्देश्य है। उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील कर्ता मानते हुए उसकी क्षमता पर विश्वास करता है, अतः समाज की इकाई व्यक्ति को मानते हुए उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ। क्यों सही है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हम टिक करके निकल जाएंगे तो ठीक नहीं है, लिखेंगे नहीं, लेकिन हम ओरली आपको बताते रहेंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं जो भी आपको लगे कि आपके लिए नया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी की स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है? अनाज में बड़े पैमाने पर सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग पर आधारित आत्मनिर्भरता, या स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पुरुष और स्त्री तकनीक की शिक्षा वाले व्यवसाय में पूर्णतया नियोजित हैं, या गहन श्रम आधारित कृषि और आधुनिक नागरीय अर्थव्यवस्था? तो यहाँ पर जो है गांधी जी की स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से ऑप्शन बी जो है निरूपित कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, जो है स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था। तो इसमें क्या है, कैसे ये होता है कि जो स्थानीय संसाधन एवं गहन श्रम तकनीक के प्रयोग द्वारा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही गांधी जी का जो है स्वराज की धारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है। गांधी जी के अनुसार जब तक सारे मनुष्य यांत्रिक साधनों के बिना काम चलाने में अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं, और जब तक बड़े बड़े उद्योग, भारी मशीन और बड़े बड़े व्यापारों एवं व्यवसायों को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक यह निश्चित करना जरूरी है कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में हो। तो इनका कहने का मतलब है कि जो श्रम है, बड़े बड़े उद्योग नष्ट हो जाने चाहिए, और जो है व्यक्ति बिना तकनीक यानी कि यंत्रों के बिना काम करना सीखे, और गहन श्रम के द्वारा जो है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए। ये इसका सार हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। देखेंगे हम
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। किसका विरोधी नहीं है? पूंजीवाद का, सामंतवाद का, सामाजिक अभियांत्रिकी का या प्रतिद्वंद्विता का। तो राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद जो है किसका विरोधी नहीं है? तो समाजवाद जो है सामाजिक अभियांत्रिकी का विरोधी नहीं है। समाजवाद समाज में वर्गों का विरोधी है। मार्क्स सर्वहारा की क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग का नाश का समर्थन करते हैं। मार्क्स और उनके अनुयायी माओ भी ऐसा मानते हैं कि समाज में वर्गों के बीच भेद होते हैं, पर इसे मिटाया जा सकता है। मध्यम तथा छोटे पूंजीपतियों को सर्वहारा वर्ग में मिलाया जा सकता है। और लेनिन ने तो यहाँ तक किया कि जो श्रमिक दल के लिए अगर धन उनको इकट्ठा करना है तो जो श्रमिक समर्थक पूंजीपति होते थे उनसे धन लेने की बात ये कहते थे कि उनसे धन लेकर के कर लो, जो है श्रमिकों के लिए धन इकट्ठा करने की बात है तो ले लो, जो श्रमिकों को समर्थन कर रहे हैं पूंजीपति उनसे धन ले लो और अपना काम करो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद, मुसोलिनी, अराजकतावाद, बाकुनिन, समाजवाद, थॉमस मूर, बहुलवाद, क्रोपोटकिन। तो यहाँ पर अभी भी हमने बात की थी कि क्रोपोटकिन जो है अराजकतावादी है और यहाँ इसके सामने बहुलवाद दिया गया, तो ऑप्शन डी जो है यही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित ये युग्म नहीं है। बाकी सभी जो है सही हैं, सारे युग्म जो है सही सुमेलित हैं। इसमें जो फांसीवाद की बात करें तो मुसोलिनी, गैब्रियल, हिटलर ये सब इसके हैं। मुसोलिनी, गैब्रियल, हिटलर ये सब हैं। अराजकतावाद की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके बाकुनिन, क्रोपोटकिन और गांधी। क्रोपोटकिन ये नीचे लिखा हुआ है और गांधी ये सभी जो है अराजकतावादी हैं हो जाएंगे। समाजवाद की बात करें तो थॉमस मूर इसमें आ जाएंगे और मार्क्स, लग्जमबर्ग, ग्राम्सी। थॉमस मूर, मार्क्स, लग्जमबर्ग, ग्राम्सी जो है ये सभी जो है समाजवादी हैं और क्रोपोटकिन जो है अराजकतावादी हैं। बहुलवाद की बात करें तो डेविड ईस्टन, मैकाइवर, आलमंड, लास्की। तो ईस्टन, मैकाइवर, लास्की ये सभी जो हैं क्या हैं? बहुलवादी हैं। तो आई थिंक हमने ये सारा कुछ देख लिया है। आलमंड भी इसमें आ जाते हैं, आलमंड भी आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। प्रभुता नागरिकों तथा प्रजा पर विधि के अनवरुद्ध सर्वोच्च सत्ता है। प्रभुता का यह बोध निम्नलिखित में से आज किनके द्वारा व्यवहार में सीमित होता है? यानी कि प्रभुता जो है नागरिकों तथा प्रजा पर विधि के अनवरुद्ध सर्वोच्च सत्ता है। यानी कि प्रभुता जो है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है, नॉर्मल भाषा में आप समझो। और इस प्रभुसत्ता को आज कौन सीमित कर रहा है? किसके द्वारा या किनके द्वारा सीमित किया जा रहा है? इस सेंटेंस का पूरा ये मतलब हुआ। तो भूमंडलीकरण, अधिसंख्य राज्यों द्वारा सार्वभौम मानवाधिकारों की उद्घोषणा की स्वीकृति और पारिस्थितिकी एवं आतंकवाद जैसे सार्वभौमिक सरोकारों का उद्भव। तो और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा जो है आज संप्रभुता को सीमित किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अभी काफ़ी बाकी हैं, तो आप लोग जो है रुक जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, कॉफ़ी चाय ले लीजिए, क्योंकि एक्टिव रहेंगे, एक्टिव लर्निंग में ही फ़ायदा है। पैसिव होकर के थक करके लर्निंग करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो एक्टिव हो जाइए, कुछ चाय पानी ले लीजिए, उसके बाद फिर से पेन पेपर के साथ बैठिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है। राज्य की प्रकृति के विषय में, धर्म की भूमिका के विषय में, युद्धों की उपयोगिता के विषय में, सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में।
तो यहाँ पर मार्क्सवाद और फांसीवाद इन दोनों की बात हो रही है। दोनों एक प्रकार से अपोजिट विचारधारा है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक मत हैं। तो किसमें है? सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। मार्क्सवाद भी सर्वहारा के अधिनायकवादी सरकार की बात करता है, और फांसीवाद भी क्या है? राष्ट्र को सर्वोच्च अधिनायक, मतलब राष्ट्र को सर्वोच्च जो है क्या मानता है? सत्ता मानता है। और ये जो फांसीवाद है राज्य के अधिनायकवादी जो है लक्षण का समर्थन करता है। जो राज्य की सरकार है उसके अधिनायकवादी लक्षण का समर्थन करता है। कौन? फांसीवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रात्रि प्रहरी न्यूनतम राज्य वह है जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, अपने नागरिकों की देखभाल करता है, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी का संरक्षण करता है, नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। कौन? जो न्यूनतम राज्य है वो रात्रि प्रहरी, जिसे रात्रि प्रहरी भी कहते हैं, नाइट वॉचमैन, जो न्यूनतम राज्य वह है जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कल्याणकारी राज्य है इसकी संकल्पना सकारात्मक उदारवाद की महत्वपूर्ण देन है। 19वीं शताब्दी के उत्तर तक, यानी कि 19वीं शताब्दी के लास्ट तक प्रायः सारे यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दृष्टिकोण का बोलबाला रहा था कि शासन को अपना कार्यक्षेत्र कुछ बुनियादों तक, अर्थात कानून और व्यवस्था कायम रखने तक ही सीमित रखना चाहिए। ऐसे राज्य को प्रहरी राज्य की संज्ञा दी जाती है। लेकिन क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में जब राज्य ने अपने नागरिकों को कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाने शुरू कर दी, तब कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। तो 20वीं शताब्दी में जो कल्याणकारी राज्य का उदय होता है, और ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। मार्क्सवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, उदारवादियों ने या बहुलवादियों ने? तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत किया है उपयोगितावादियों ने किया है। 17वीं सदी में जो है ब्रिटेन का शासन उपयोगितावाद के सिद्धांत से प्रेरित था। जेरेमी बेंथम इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं, जिनका मत था कि किसी भी कार्य का या वस्तु के पीछे औचित्य क्या होना चाहिए? उपयोगिता होना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य जो है अगर तभी अच्छा है जब उसके वो उपयोगी हो। नैतिक मूल्य, पारंपरिकता या रीति रिवाज, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग। बस उसमें देखो कि कितना सुख है, कितने से ज़्यादा लोगों का सुख हुआ है या नहीं है। यही एकमात्र कसौटी अपनाई जानी चाहिए। जिसका कार्य कानून या व्यवस्था से ज़्यादातर लोगों को सुख मिलता है, वही कार्य अच्छा है। बेंथम ने तत्कालीन संसदीय संस्थाओं को मजबूती देने के लिए ही ऐसे विचार दिए, क्योंकि संसद जो है अधिकतम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। जेम्स मिल तथा जॉन स्टुअर्ट मिल इसके दो अन्य प्रमुख विचारक हुए। तो जेम्स मिल कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। ये दोनों जेरेमी बेंथम के मतलब इस विचारधारा के समर्थक हैं। जेम्स मिल जो थे बेंथम के मित्र थे, और जो स्टुअर्ट मिल थे वो जेम्स मिल के पुत्र थे और बेंथम के शिष्य थे। तो ये तीन जो हैं इस उपयोगितावादी विचारधारा के प्रमुख विचारक रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यंभावी है, सामाजिक यथास्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है, क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए, उपयोग जो है न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फेबियन समाजवादी की बात हो रही है। फेबियनवाद को ब्रिटिश समाजवादी संस्करण कहा जाता है। ये समाजवादी लक्ष्यों को प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहता है। फेबियनवाद जो है वो क्रमिक सुधार का समर्थक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवश्यंभावी, धीमापन जो है अवश्यंभावी है, यानी कि क्रमिक सुधार का जो है ये समर्थक है। यह सारी समस्याओं को जड़ मानता क्या है कि भूमि का असमान वितरण, जो भूमि है उसका असमान वितरण को ही ये समस्त समस्याओं की जड़ मानता है। इसका मत और क्या है कि संसदीय चुनाव तथा सुधारों के द्वारा श्रमिकों तथा कृषकों का कल्याण किया जाना चाहिए। और प्रमुख फेबियनवादी अगर हम बात करें तो इसमें बर्नस्टीन, सिडनी वेब, जॉर्ज ओलिवर लास्की ये आ जाते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बर्नस्टीन और सिडनी
वेब, सिडनी वेब, जॉर्ज ओलिवर और लास्की, ये सभी इसमें जो है आ जाते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है। वीडियो को रिवाइज करेंगे आप, अगर रिपीट करेंगे तो सारे नाम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है। किसका मध्य मार्ग है? जनतंत्र और समाजवाद के बीच, समाजवाद और मार्क्सवाद के बीच, समूहवाद और संघवाद के बीच, मार्क्सवाद और राज्य समाजवाद के बीच। तो अगर हम गिल्ड समाजवाद की बात करें तो जिसे श्रेणी समाजवाद भी कहा जाता है, श्रेणी समाजवाद भी कहा जाता है, तो ये समूहवाद और संघवाद के बीच एक मध्य मार्ग है। क्योंकि गिल्ड समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें श्रमिकों के भिन्न समूह भिन्न भिन्न उत्पादन गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। श्रमिकों के समूह शासन व्यवस्था को भी नियंत्रित करेंगे और अपनी कुशलता का प्रयोग उत्पादन के हर क्षेत्र में करेंगे। गिल्ड समाजवाद को समूहवाद से ज़्यादा उग्र और संघवाद से नरम माना जाता है, क्योंकि समूहवाद प्रजातांत्रिक तरीके से श्रमिकों के संसद में चुनकर आने, श्रमिक सहयोगी कानून बनवाने के पक्षधर हैं। वहीं संघवाद क्या है? पूरी तरह से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग कर सत्ता और उद्योगों पर कब्जा जमा लेने का समर्थन करता है। तो इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है कौन? गिल्ड समाजवाद, यानी कि समूहवाद और गिल्ड संघवाद के बीच का मध्य मार्ग है श्रेणी समाजवाद। और श्रेणी समाजवाद के जो है जनक या प्रवर्तक GDH कोल माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रतिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया? जे रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, M.A. बाकुनिन ने या जे मेडिसिन ने? तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, जे मेडिसिन। जो प्रतिनिधि सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? एडमंड बर्ग और जे मेडिसिन और एडमंड बर्ग, ये मुख्य जो है क्या थे? प्रवर्तक थे। वे सार्वजनिक नियंत्रण को तो स्वीकार करते थे, परंतु वे शासन प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता की अनुमति नहीं देते। जनसाधारण को विशिष्ट वर्ग में से अपने शासकों को चयन करना चाहिए, ऐसा बताते हैं कि जो एक विशिष्ट वर्ग है उसी में से शासक चुने वो। जबकि रूसो क्या करते हैं कि ये प्रतिनिधि शासन को अस्वीकार करते हैं तथा शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सबसे अभिष्ट शासन प्रणाली मानते हैं, यानी सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की जो है भागीदारी होती है, कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, जनता स्वयं जो है एक जगह इकट्ठी होकर के सारे नियम, कानून, पॉलिसी इन सब का निर्माण करती है, उनके बारे में डिसीजन लेती है। ठीक है, कानून एंड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ये सभी कार्य जनता स्वयं करती है एक जगह इकट्ठा होकर के बहुमत के द्वारा, कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई दोनों के बारे में। जे रूसो क्या चाहते हैं और जे मेडिसिन क्या बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल, समानों में प्रथम प्रधानमंत्री, मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार में होता है। निश्चित कार्यकाल होता है यदि जो है उसको निश्चित कार्यकाल होता है यदि सदन में बहुमत बना रहे, तो सदन में बहुमत रहने तक निश्चित कार्यकाल होता है। समानों में प्रथम प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति यही जो है ये सिद्धांत नहीं है, संसदीय सरकार का ये सिद्धांत नहीं है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, क्यों शक्तिशाली होती है? क्योंकि विधायिका कमजोर होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल स्थिर है, महाभियोग की प्रणाली बहुत जटिल है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है, क्योंकि महाभियोग की प्रणाली जो है बहुत ही इसमें जटिल होती है। इस प्रणाली में जो है कार्यपालिका संसदीय प्रणाली की तरह विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होती और ना ही अपने कार्यकाल के लिए संसद पर निर्भर करती है।
अमेरिकी प्रणाली इस तरह का एक आदर्श उदाहरण है जहां राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के लगभग 3/4 का अलग अलग समर्थन आवश्यक होता है, यानी कि 3/4 के बहुमत से जो है इसको हटाने की प्रक्रिया होती है, और अलग अलग, वो भी अलग अलग सदन में, दोनों सदनों में होनी चाहिए, अलग अलग सभी में दोनों में होनी चाहिए, तब जाके वहाँ का राष्ट्रपति हटता है। 3/4 बहुमत के साथ इसका दोनों सदनों में ये प्रस्ताव जो है पारित किया जाएगा, तब होगा। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा कार्य किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता, अस्पतालों को चलाना, समाचार पत्रों का प्रबंध, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक दलों द्वारा कौन सा कार्य जो है किया जाता है, तो जो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो वो चुनाव लड़ने में अपने उम्मीदवारों की सहायता करता ही करता है, यानी कि चुनाव लड़ना उसका काम है। इनके मुख्य काम देख लेते हैं। तो यदि आप राजनीतिक दलों के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो राजनीतिक दल पर बना रखा है, काफ़ी अच्छे से उसमें चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इनके हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ना, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षीकरण और सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष, जन इच्छा का सामूहिकरण, सत्ताधारी दल की आलोचना और जनता को जागृत बनाए रखना आदि इनके जो है कार्य हैं। तो मैंने बोल दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि नोट डाउन करना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स आपके अपने होने चाहिए, जितना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना आप बेनिफिट में रहेंगे, चीज़ें फिक्स होंगी। और लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके अपने हैंड रिटन नोट जो कि बहुत ही शॉर्ट होंगे, यानी कि जैसे 10 पेज का आपने 1 पेज में ही कर दिया, आपके माइंड में 90% होगा और 10% पेपर पर होगा। जैसे ही उस पेपर को देखेंगे सारी कहानी आपको क्लिक कर जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, या आप माइंड मैप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स जो है रामबाण है, इसके बिना आपका जो है पार उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो है आपकी बहुत मदद करते हैं लास्ट टाइम में पूरे सिलेबस को रिवीजन देने में। ठीक है, तो आई थिंक मैं बिना शॉर्ट नोट्स के नहीं चलती हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स के, ये मेरे लिए रामबाण का काम करते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, राजनीतिक विकास से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्रजन का विकास। तो राजनीतिक विकास से अभिप्राय है राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। कैसे, ये हम देख लेंगे कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय क्या है। विकास एक समग्र अवधारणा है, अगर हम इसको समझें तो क्या है ये विकास? क्या है? कोई एक क्षेत्र का जो है नहीं विकास होता है। विकास क्या होता है? समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति और पूरे समाज से संबंधित है। राजनीतिक विकास का अर्थ है क्या है? राजनीतिक विकास का अर्थ यह है कि समाज की चेतना और समझ का विकास हो, लोग अपने कर्तव्य और अधिकार को समझें और उसके लिए उच्च आदर्शों से प्रेरित भी हों। तो स्पष्ट है इसमें कि राज्य की संस्थाओं का सहयोग इसमें अपेक्षित है, अतः समाज के विकास में राज्य का सहयोग भी आवश्यक है। तो राजनीतिक विकास क्या है? राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? पीटर मार्कल ने, रॉबर्ट डाहल ने, डेविड ईस्टन ने या डेविड एप्टर ने? किसने किया है? तो निवेश निर्गत की बात करें तो निवेश निर्गत जो है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डेविड ईस्टन ने। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसको मैंने कई बार बताया है, तो आपको आना चाहिए, जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये आंसर पक्का पता होगा। तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचारण या संप्रेषण, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इनमें क्या है? जो राजनीतिक विकास ऑप्शन बी है ये इसमें नहीं है। क्यों नहीं है?
जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार जो निवेश कार्य हैं, यहाँ निवेश की बात हो रही है, निवेश कार्य हैं, इसमें राजनीतिक समाजीकरण आ जाएगा, हित स्पष्टीकरण आ जाएगा, राजनीतिक संप्रेषण या संचारण आ जाएगा और हित समूहन आ जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर, चौथा मान लेते हैं हित समूहन। हित समूहन ये जो है सब निवेश हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि जो निर्गत कार्य हैं, निर्गत कार्य ये निवेश कार्य हैं, निर्गत कार्य देख लेते हैं, ये भी आते हैं क्वेश्चन यहाँ पीजीटी लेवल में पक्का आते हैं। तो निर्गत कार्य में 3 होते हैं, कौन से, नियम निर्माण, नियम निर्माण, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नियम अनुप्रयोग, नियम अनुप्रयोग, तीसरा होता है नियम अधिनिर्णय, नियम अधिनिर्णय, नियम अधिनिर्णय, ये जो है 3 जो है कार्य होते हैं। और अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे निवेश कार्य, चार जो है निवेश कार्य हो गए और निर्गत कार्य हो गए 3। ध्यान रखने वाली बात है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है। यहाँ जनमत के अभिकरण की बात हो रही, जिसके द्वारा जनमत तैयार किया जाता है। कौन नहीं है, प्रेस नहीं है, न्यायपालिका या राजनीतिक दल या टेलीविज़न एवं रेडियो। तो जनमत का अधिकरण यानी कि जिनके द्वारा जनमत तैयार किया जाता है, तो प्रेस भी करता है, राजनीतिक दल भी करते हैं, टेलीविज़न एवं रेडियो भी करते हैं। न्यायपालिका जो है जनमत का अधिकरण नहीं है। जनमत के अधिकरण होते हैं जिनमें जनता की राय को आकार देने का कार्य किया जाता है। जैसे हमारा मत कैसे तैयार होता है, हम किसी बारे में अपना मत कैसे तैयार करते हैं, हमको इन्फो मिलता है, यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे कहीं से भी मिले, और वो सब जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर हम अपना मत बनाते हैं, तो यही जनमत होता है। तो ये कौन कौन से साधन है, जैसे टीवी, रेडियो, प्रेस, पत्रिकाएं, राजनीतिक दल, भाषण, नाटक, जनसभा, गोष्ठी आदि, ये सब जो हैं क्या है, जनमत के अभिकरण यानी कि इनके जो एजेंसी, साधन, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की। तो किसने की है, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सीबी मैकफर्सन ने, इसाया बर्लिन ने, या यहाँ आयशा होगा, आयजा बर्लिन ने, या रॉबर्ट डॉहल ने, या सिडनी बेड ने, किसने किया है। तो जो आयजा बर्लिन है, इन्होंने किया है। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने स्वतंत्रता को 2 घटकों में विभक्त किया, जो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। बर्लिन ने तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कहाँ तक कर सकता है, या उसके अपने चरित्र, अपनी श्रमिक, अपने साधनों पर निर्भर है। राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो है ये तर्क दिया और स्वतंत्रता को सकारात्मक एवं नकारात्मक 2 घटकों में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेशन को लाइक करते रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और प्लस यहाँ से आपके अच्छे नोट्स तैयार होंगे। पेन पेपर लेके आप पक्का बैठें, और जो है आपके शॉर्ट नोट्स पक्का होने चाहिए। प्लस आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आजकल मैं अधिक से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। जो भी मुझे लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है बनाकर अपलोड कर देती हूँ। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलेंगी, अदरवाइज आप स्किप कर देंगे। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संकल्पनीय मत प्रणाली का नहीं है, कौन सा है। ये वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। यह प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन
अंक यानी कि कोटा इसमें होता है और मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। तो यही ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ये जो है सूची प्रणाली का है, लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं है। सूची प्रणाली में क्या क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सूची प्रणाली, इस प्रणाली में प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देता है चुनाव से पहले ही। कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या और मतदाता संख्या के आधार पर प्रत्येक स्थान की सदस्यता के लिए एक निश्चित कोटा तय किया जाता है। मतदाता अपना मत किसी व्यक्ति को न देकर दलों को उनकी चुनावी वादों के आधार पर देते हैं, और जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं सदन में उतने ही स्थानों का आवंटन भी उन्हें कर दिया जाता है, यानी कि जितने प्रतिशत मत उतने प्रतिशत सीट सदन में उनको मिल जाती है, जिस पर सूची में दर्शाए गए उम्मीदवारों के नाम के आधार पर दलों को सदस्य निर्वाचित घोषित होते हैं। सूची पे जो नाम दिए जाते हैं उनको यानी कि प्राथमिकता के तौर पर, यानी कि अगर कोई फर्स्ट नंबर पर है और एक सीट अगर उसको मिली है सदन में तो पहला ही व्यक्ति जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच से जिसका मन हुआ उसको उठा करके डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, जो पहला होगा यानी कि प्राथमिकता के बेस पे जाएगा। वो जो पहला है, एक सीट मिली तो पहला ही जाएगा, 4 सीट मिली तो फर्स्ट 4 जाएंगे। तो प्राथमिकता के बेस पे सदस्य जो है घोषित कर दिए जाते हैं जितनी उनको सीटें मिलती हैं। अब देख लेते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये क्या कहती है। तो इस मत प्रणाली में मतदाता एक सूची में लिखे गए समस्त उम्मीदवारों के सामने अपना वरीयता क्रम लिख देते हैं, यानी कि मान लिया 4 उम्मीदवार हैं तो ठीक है, नंबर 1 हमें जो है सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद हमें 3 पसंद है, उसके बाद हमें 4 पसंद है, 2 जो है सबसे लास्ट में इसको वरीयता में दे रहा हूँ। तो इस तरह से वरीयता आधार पे चुन लेते हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदाताओं के 50 से अधिक के प्रथम वरीयता क्रम प्राप्त हुआ तो उसे चुन लिया जाता है, यानी 50% का वहाँ प्रतिशत का कोटा होता है तो वो जो है चुन लिया जाता है। और यदि 50% से कम वोट मिलने पर तो सूची में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार के मतदाताओं की दूसरी पसंद के आधार पर अन्य उम्मीदवारों का उसके वोट बांट दिए जाते हैं, यानी कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं जिस उम्मीदवार को, तो उसका क्या होता है कि उसकी जो दूसरी वरीयता पर जो प्राप्त वोट होते हैं उनको सभी उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। और फिर जो है जैसे ही किसी एक उम्मीदवार का 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो उसको जो है फिर से विजय घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाए, तब तक उनको जो है जो सबसे कम वोट जिसको मिले हैं उसको एलिमिनेट करके उसके वोट दूसरे को बांट दिए जाते हैं। ये इसका सिस्टम है और पूरा कोटा इसी तरह से फुलफिल किया जाता है। जब तक कोटा पूरा नहीं होता तब तक ये क्रम चलता रहता है। तो ये हो गया। बाकी इस पर हमने एक इलेक्टोरल सिस्टम पर जो ये चुनाव प्रणाली या इलेक्टोरल सिस्टम है इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उसको जो देख सकते हैं। समय कम है तो स्पीड पे डाल के देख लीजिए, यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों की विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है बहुल मतदान द्वारा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, पृथक मतदान क्षेत्रों द्वारा। तो जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों के विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, यानी कि जिस अनुपात में अल्पसंख्यक है उसी अनुपात में उनको जो है सीटें मिल जाएं, संसद में उनको जगह मिल जाए। तो यही जो है बेस्ट है इसके लिए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे बहुल मतदान क्या है। बहुल मतदान को थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं और इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, बताया अभी ये जितने यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी मतदान प्रणालियों पर मैंने वीडियो बना रखा है इलेक्टोरल सिस्टम पर। आप जाके लिस्ट में जो कोर्स वीडियो है उस पर जा कर के देखें। तो बहुल मतदान, एक ही व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न योग्यता और पद के तथा हित के आधार पर एक से अधिक मत दे सकता है। जैसे एक व्यक्ति यदि व्यवसायी है, किसी शहर क्षेत्र का निवासी है, करदाता आदि है तो इतने ही वो मत दे सकता है जितने उसके हित हैं। दूसरा, अगर हम व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो चुनाव में भिन्न भिन्न व्यवसायों से संबद्ध लोगों के हितों की रक्षा के लिए
स्थानों का आरक्षण होता है, जैसे कि वकील, डॉक्टर, व्यवसायी, छात्र, श्रमिक आदि के प्रतिनिधियों का चुनना। ये सभी जो हैं व्यवसाय के प्रतिनिधि होते हैं, इनको चुना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, इनके वर्गों के अनुपात में उनके उम्मीदवारों को चुनाव में चुनना, यानी कि जितना इन वर्गों की संख्या है, जनसंख्या में जितना इनका जो है अनुपात है, उसी अनुपात में इनके सदस्य जो हैं वहाँ पर संसद में यानी कि विधायिका में जाकर के बैठते हैं, संसद में जाकर के बैठते हैं। पृथक मतदान क्षेत्रों का क्या होता है कि विशेष वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण होता है, ताकि कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति जो है वहाँ से चुनाव ही ना लड़ सके। तो ये पृथक मतदान क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का जो है वहाँ पर लोग जो है सीटों का आरक्षण हो जाता है और अन्य वर्ग या व्यक्ति वहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। तो ये इसका हो गया। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप अगर ज़्यादा जानते हैं तो एक वीडियो है इलेक्टोरल सिस्टम, वो देख लीजिए, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यात्मात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो क्या है? कार्यपालिका की न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति विभाजन या विधायिका की सार्वभौमिकता। तो अगर हम बात करें कि किस सिद्धांत पर ये आधारित है, तो ये कार्यपालिका की स्वतंत्रता इस सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर भी आधारित है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन है उसी को हमें चूज करना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, हम लकीर के फ़कीर नहीं हो सकते हैं, यानी कि हम लकीर को पीटने का काम बंद करें। जो ऑप्शन है उसमें अपना दिमाग लगाएं और उस ऑप्शन में से उपयुक्त ऑप्शन हमें चूज करना होता है। तो शक्ति के पृथक्करण पर भी वहाँ आधारित है और कार्यपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी इसके आधार हैं। अध्यक्षात्मक सरकार का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और यह तर्कसंगत नहीं है कि वह संसद के नियंत्रण में रहे। इस प्रणाली में कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और उसे हर कार्य के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो स्वतंत्र होती है। विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है। विधायिका कानून बनाती है, पर वो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए कार्यपालिका को निर्देशित नहीं कर सकती है। यानी कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत संघात्मक व्यवस्था में अच्छे से फॉलो किया जाता है, यानी कि हर लेवल पे जो सरकारें होती हैं, एक से ज़्यादा लेवल पर सरकारें होती हैं, उनमें उनके बीच शक्ति विभाजन होता है। ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। लेकिन यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है कि विधायिका की सार्वभौमिकता संसदीय सरकार पर मतलब जो यहाँ पर क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत चलता है। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी स्वतंत्र होते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत वहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका की शासन प्रणाली है, वहाँ की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। लगभग क्या 55 क्वेश्चन आपने जो है नंबर वाइज देखें तो 55 क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं और अलग उनके साथ मैंने और सारे फैक्ट किए हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैराथन चलता रहे और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आए तो लाइक करें वीडियो को और प्लस कमेंट भी करें कि हाँ ये कंटिन्यू करें या ना करें, कैसा है सेशन उसके बारे में बताएं और प्रॉपर जो है सारी बातें बताएंगे, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। प्लस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे सारी चीज़ें आपके कमेंट पर और आपके जो है कितना आप हमें मोटिवेट करते हैं उस पर डिपेंड करेंगी। धन्यवाद।